रही बड़ी खबर के साथ, जहां मुनिडीह में बीसीसीएल के एक बंद पड़े पावर प्लांट में लोहा चोरी करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां 6 से अधिक चोर प्लांट में दाखिल हुए थे। गैस कटर से अपराधी लोहा काटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस दौरान गलती से उन लोगों ने गैस की पाइप काट दी, जिससे जहरीली गैस का रिसाव होने से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि चोरों के खिलाफ पुटकी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उन्होंने बताया कि गैस रिसाव के कारण कुछ सीआईएसएफ जवानों की भी तबीयत बिगड़ी थी, जो इलाज के बाद अब सामान्य है। की जानकारी के अनुसार कल रात मुनिडीह के क्षेत्र में कुछ चोरों के द्वारा एक फैक्ट्री पावर प्लांट था जो कई सालों से बंद पड़ा था, उसमें लोहे की पाइप को काटने के दौरान गलती से उनके द्वारा गैस की पाइप को काट दिया गया था, जिससे कि जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। उस गैस के रिसाव से इन लोगों को उनकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने के पश्चात जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, तब तक ये लोग वहां से भाग के अपना एडमिट हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। उपचार के दौरान उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोग अभी ठीक हैं। एक व्यक्ति जो पीओ पे है उसकी डेड बॉडी मिली है, तो एक व्यक्ति वहीं मर गया था। उसके अलावा जो लोग वहां से भागने में सफल रहे, उसमें से भी 2 लोगों की शायद मृत्यु हुई है। प्राथमिकी वगैरह दर्ज नहीं हुआ है? प्राथमिकी दर्ज हुआ है। रांची के एसएसपी आवास के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक लंबा सांप पेड़ पर नजर आया। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्नेक कैचर की टीम ने सांप को रेस्क्यू कर उसे जंगल की तरफ छोड़ दिया। एसएसपी आवास के ठीक बगल में आईबी ऑफिस के पेड़ पर ये धामिन सांप नजर आया था। स्नेक कैचर टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद सांप का रेस्क्यू संभव हो पाया। देखिए कैसे पकड़ता उसमें ना। सिमडेगा पुलिस ने ओडिशा के पुरी से गौवंशीय पशु तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर रणवीर सिंह ने बताया कि कीरसई थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुछ दिनों पहले 200 से अधिक तस्करी की जा रही गौवंशीय पशुओं को जब्त किया था। इसी मामले में फरार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त संजय सिंधिया गौ तस्करों से पैसा लेकर उनकी मदद करता था। 26 के प्राथमिक अभियुक्त संजय कुमार सिंधिया पुरी में जाकर छुपे हुए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया, जिसने टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुरी के शकुंतला होटल के पास से इनको गिरफ्तार किया गया। इन पे एक आरोप है कि मार्च माह में इनके द्वारा गौ तस्करी की जा रही थी, जिसमें 2 गाड़ियों को पकड़ा गया था और जानवरों को जंगल में छोड़ा गया था। इसकी एवज में इनके द्वारा 1 मार्च को प्राथमिक अभियुक्त सैफ हुसैन से 14,000 रुपये ऑनलाइन भी प्राप्त किए थे। ये इनका मेन काम क्षेत्र से गौ तस्करी को निकलवाना और गौ तस्करों का जो आवागमन है उसे सुगम बनाना। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आनंदपुर में उप मुखिया सहित 3 गिरफ्तार हुए हैं। प्रतिबंधित मांस काटकर बेचने की तैयारी थी। डुमरिता चेक डैम के पास ये छापेमारी की गई। मौके से 1.5 क्विंटल प्रतिबंधित मांस जब्त किया गया। मांस काटने के औजार बरामद किए गए। पशु हत्या अधिनियम में ये केस दर्ज किया गया है। तो आनंदपुर में उप मुखिया सहित 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। प्रतिबंधित मांस बेचने की तैयारी थी। रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर रंगदारी के लिए गोलीबारी मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी पिस्तौल, 4 जिंदा गोली, 1 कार, 1 लैपटॉप, 7 एंड्रॉइड फोन और 1 आईफोन बरामद किया है। 29 मार्च को पतरातू में फ्लाईओवर निर्माण कंपनी MGCPL के गेट पर गोलीबारी की थी, जिसमें कंपनी के सुरक्षा गार्ड को गोली लग गई थी। MGCPL कंपनी जो कि पतरातू में काम करती है, रेलवे साइडिंग पे, उसके यहाँ गोली फायरिंग करके दहशत फैलाने का माहौल किया गया था। और इसी क्रम में आज सुबह मॉर्निंग में एक कार और बाइक से कुछ लड़के घूम रहे थे, जिसको हमारे SDPO और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में जगह जगह एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था। और उसमें एक कार I-20 कार है जो सेल्फ ड्राइव में थी। उसमें 3 लड़कों को उसमें पकड़ा गया है। तुषार कुमार जो कि रेलीगढ़ का रहने वाला है, उसके पास से
उसके कमर से पिस्टल और जिंदा गोली बरामद की गई है। बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि पार्टी के लाखों कार्यकर्ता समर्थक अपने अपने घरों में पार्टी का ध्वज लगाएंगे, साथ ही पार्टी की ओर से किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत ही हर्ष हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कल 47वां स्थापना दिवस मना रही है और सभी लोगों से आग्रह है कि सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर पार्टी का नया ध्वज फहराएं। सभी बूथों पर पार्टी का झंडा फहराकर प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्य स्थापना दिवस मनाएं। हम सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम स्थापना दिवस को काफी धूमधाम से मनाने का काम करें। खबर जमशेदपुर से है, जहां टाटानगर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। खासकर पैसेंजर ट्रेनों की रोजाना देरी से पहुंचने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने ट्रेनों की लेट लतीफी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 7 अप्रैल को टाटानगर रेलवे स्टेशन के सामने धरना देने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक यात्रियों को राहत नहीं मिलती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि जो गाड़ियां महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं लगातार लेट हो रही हैं, उसमें आप सुधार कराइए। उसमें सुधार के लिए अगर आपको कोई मालगाड़ी को रोक देना पड़े तो आधा घंटा रोक दीजिए आप, बिल्कुल इसमें ट्रेन निकल जाएंगे। तो देखिए कल क्या लिख कर देते हैं हम लोगों को। 3 महीने के अंदर हमारे यहाँ पे 3rd लाइन कमीशन हो जाएगी टाटा में। यहाँ पे जैसे आप लोगों को मालूम है, आदित्यपुर और सलगाजरी के बीच में टाटा होते हुए केवल 2 ही लाइनें हैं, तीसरी लाइन नहीं है, जिसकी वजह से कि बहुत सारी गाड़ियों का परिचालन में समस्या आती है। तो ये समस्या दूर हो जाएगी, कम से कम जुलाई तक मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा। बीजेपी ने अवैध खनन और बालू सिंडिकेट के मुद्दे पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने कहा कि राज्य में अवैध खनन और बालू सिंडिकेट के कारण हालात भयावह हो चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बालू से तेल निकालना अगर सीखना है तो वो आरजेडी और कांग्रेस से सीखा जा सकता है। अमित मंडल ने आरोप लगाया कि अवैध खनन पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है, जिसका सीधा असर सड़क सुरक्षा पर पड़ रहा है। कोरोना के पीरियड में जो 2 साल तक चला, जहां 5,331 मौतें हुई जो रजिस्टर्ड थी, दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में प्रति वर्ष हाइवा के टक्कर से, अवैध बालू के टक्कर से, अवैध ट्रैक्टर के टक्कर से, वाहन से, उससे कई ज्यादा मौतें हो रही हैं। 2025 का आंकड़ा मैं आपको अगर दूं, जो मौतें अवैध बालू हाइवा अवैध परिचालन के कारण हुई है, 4,200 लोगों की मौत हुई है। रांची दौरे पर आए आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव धुरवा पहुंचे। यहां उन्होंने मटन का स्वाद लिया। इस दौरान मंत्री संजय प्रसाद यादव उनके साथ मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि धुरवा मटन के बारे में उन्होंने बहुत सुना था, इसलिए वो इसे खाने के लिए आ गए। तेजस्वी यादव के साथ विधायक ओसामा शहाब भी थे। हजारीबाग में आयोजित पुस्तक मेला इन दिनों छात्रों और अभिभावकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश विदेश के विभिन्न प्रकाशनों की हजारों किताबों के बीच एक विशेष पुस्तक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। करीब 31,000 रुपए मूल्य और लगभग 13 किलो वजन वाली श्री दुर्गा सप्तशती इस मेले की सबसे चर्चित पुस्तक बन गई है। आयोजकों के अनुसार ये दुनिया की पहली इतनी विशाल और सचित्र धार्मिक कृति हो सकती है। 816 पृष्ठों वाली इस पुस्तक को आर्ट पेपर पर 4 कलर प्रिंटिंग और विशेष कोटिंग के साथ तैयार किया गया है। इसमें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में सामग्री दी गई है। इसका विमोचन साल 2016 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। में अलग अलग तरह की पुस्तकें हैं। ये हजारीबाग में हम पहली मेला को अटेंड कर रहे हैं और इस मेले में बात करें तो कहानियों की बहुत यूनिक पुस्तकें हैं, अध्यात्म की हैं, भाषा की हैं, हिंदी भाषा लिटरेचर, इंग्लिश भाषा जैसे
यहाँ एक बड़ा पंच मार्क लिखा हुआ है, भूखे नहीं भूख दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को बुकों के प्रति इंटरेस्ट जगाने के लिए यह व्यवस्था रखी गई है, या कोटेशन को कोट किया गया है। पुस्तक मेला एक शांति प्रिय जगह होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो ज्ञान का भंडार है, पुस्तक मेला है, और इस समय पुस्तक खरीदने वालों की संख्या, पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या, पुस्तकों के प्रति रुचि दिखाने वालों की संख्या बढ़ती। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ जो चर्चित जो किताब रही, हालांकि इतनी महंगी थी, वो 31,000 की श्री दुर्गा सप्तशती, ये संदीप जोशी जी हैं जयपुर के, उन्होंने ये किताब लिखी है, और इसमें करीब 800 से ऊपर चित्र हैं और 12 किलो वजनी है ये। तो इसको देखने के लोग आ रहे हैं, जो आसान नहीं होता है, क्योंकि 31,000 की किताब है। फिर भी जयपुर में ये पुस्तक वहाँ एक दुर्गा मंदिर के महंत ने खरीद ली थी। भले ही युग आधुनिक हो गई हो, डिजिटल का समय चल रहा है, लेकिन किताबों की बिक्री में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। हजारीबाग में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि लोग जो है काफी रुचि के साथ जो है पुस्तक की खरीदारी कर रहे हैं। इस पुस्तक मेले में जो है 31,000 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के बुक जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो है काफी चाव के साथ जो है इसकी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि जो पुस्तक के साथ जुड़े रहते हैं, ज्ञान के साथ जुड़े रहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उनका पुस्तक से एक अलग ही प्रेम रहता है, कहानी से एक अलग ही प्रेम रहता है। बता दें कि यह जो आयोजन है हजारीबाग में 10 साल के बाद किया गया है, लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गोड्डा का मशहूर भगैया सिल्क, जिसे सदियों से पहचान मिली है, अब उसे जीआई टैग मिलने जा रहा है। इस पहल से जिले के 20,000 से अधिक बुनकरों को सीधे लाभ मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे बुनकरों को असली फायदा मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। गोड्डा को दुनिया भर में मिलेगी नई पहचान। भगैया तसर सिल्क को मिलेगा जीआई टैग। 20,000 बुनकरों को मिलेगा लाभ। साहिबगंज से सटे गोड्डा के सीमावर्ती क्षेत्र भगैया का प्रसिद्ध तसर सिल्क अब वैश्विक पहचान की ओर बढ़ रहा है। इस पारंपरिक हस्तशिल्प को जल्द जीआई टैग मिलेगा, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जीआई टैग मिलने के बाद इस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त होगी, जिससे इसकी विशिष्टता सुरक्षित रहेगी। यहाँ का जो तसर सिल्क है दुनिया भर में जो है यहाँ जो है जाना जाता है, तो कह सकते हैं अब जो है वैश्विक पहचान जो है यहाँ के इस उत्पाद को मिलने जा रहा है। भगैया में तैयार होने वाली तसर सिल्क साड़ियां, दुपट्टे और कालीन अपनी अनूठी चमक, मजबूती और उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने में नाबार्ड और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके तहत बुनकरों को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गोड्डा में निर्मित ये प्रीमियम तस्कर सिल्क अपनी बेहतरीन बनावट और प्राकृतिक चमक के लिए जाना जाता है, जो अब वोकल फॉर लोकल के विजन के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। हम लोग क्या बोलते थे पहले कि हम लोग को बेचने में दिक्कत होता है, यहाँ बिक्री करने के लिए कोई ऐसा दुकान होना चाहिए यार कुछ। अभी काम ही उतना नहीं ना हम लोग के यहाँ। अच्छा, काम नहीं है? काम नहीं है। अच्छा, तो क्या बिक्री है नहीं है? बिक्री नहीं है, खुशी है? हाँ, तब तो ठीक रहेगा। ठीक रहेगा? हाँ, खुशी है। होगा तब नहीं यहाँ पहले। जीआई टैग मिलने से ठाकुर गंगटी प्रखंड के करीब 20,000 बुनकर परिवारों को सीधा लाभ होगा। इससे उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका भी कम हो जाएगी। सरकारी आधार से यदि काम धंधा मिले तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो बीच बिचाव ही खत्म हो जाता है, सब खा पी के उधरे खत्म। बुनकर के पास कुछ नहीं आता है, यानी बुनकर को अपना मेहनत आना नहीं मिल पाता, कुछ नहीं मिलता है, ऊपरे ऊपरे सब खा पका के खत्म हो जाता है। हम लोग देखिए फिलहाल तो ऐसे जब काम कर रहे हैं, आज तक चल ही रहा है। सरकार के आज तक हम लोग को कोई सहायता मिला नहीं है। अच्छा। ना ही हम लोग को बुनकर करके बैंक से लोन मिलता है, ना और कुछ मिलता है। सरकार तो बोलता है जाइए बुनकर को लोन मिलेगा, लेकिन आप स्टेट बैंक जाइए तो बुनकर के नाम पे ही लोन नहीं देगा। अगर लाभ मिलेगा तो बढ़िया है बुनकर के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है अगर जीआई टैग मिलता है तो आप लोग का उत्पाद में बढ़ोतरी होगा। हाँ, बढ़ोतरी होगा तो हम लोग के लिए अच्छा है ना।
अब ये जान लीजिए कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग एक प्रतीक है जो उत्पाद को उसे मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है और ये उत्पाद की विशेषता बताता है। 2003 में जीआई टैग देने की शुरुआत हुई थी। 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग के जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है। जीआई टैग उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का पैमाना भी होता है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान में भगया जैसे रेशम नगर के नाम से जाना जाता है। जीआई टैग मिलने के बाद इसके निर्यात में और वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भगैया सिल्क का जो ये प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं भारत से लेकर देश विदेश तक में जो है अपनी एक पहचान छोड़ेगी। पवन राय, न्यूज़ 18, साहेबगंज। धनबाद में बेखौफ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। मामला केंदुआडी थाना क्षेत्र के झरिया शिमला बहल पुल के पास का है। स्पेशल ब्रांच के एएसआई अनुज कुमार सिंह अपनी पत्नी काजल कुमारी के साथ स्कूटी से जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोग एक हाईवा को रोककर उसमें लोड कोयला उतार रहे थे। एएसआई अनुज कुमार सिंह ने उनसे थोड़ा साइड देने को कहा। बस इसी बात पर कोयला उतार रहे लोगों ने अपना आपा खो दिया और देखते ही देखते दोनों पर हमला बोल दिया। मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों हाईवा कोयला लेकर बीएनआर साइडिंग जाती है, जिन्हें बीच रास्ते में रोककर अवैध रूप से कोयला उतारा जाता है। सूचना मिलते ही स्पेशल ब्रांच के अधिकारी, स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ की टीम जांच में जुट गई है। ये बोलेंगे ना कि तुम ज्यादा बदतमीजी क्यों कर रहे हो, बदतमीजी मत करो। तो ये बोले ना कि वो बोलने लगा कि करेंगे तो क्या कर लेगा। तो हम बोले ना कि भैया ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, तो जाने दो ना हम लोग को लेट हो रहा, जाने दो थोड़ा। उसी में आके हमको पहले मारने लगा तो फिर उसके बाद एक लड़का आया, व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना था, लंबा था, वो मेरा गाड़ी पर से खींच के हमको नीचे गिरा दिया। फिर उसके बाद इसके पापा को मारने लगा, मारपीट करने। फिर ट्रॉली लेके एक लड़का आ रहा था तो वो बचाने के लिए मतलब उतरा तो उसका ट्रॉली गिर गया। कोयला चोर ने बोला कि तुम इधर से क्यों आए हो, तुमको उधर से जाओ, उधर से रास्ता है। उन्होंने बोले कि अरे हम पुलिस से हैं, तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो। उस पर उन लोगों ने उनके पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और हाथ तक वहीं किया, उनको भी मारपीट किया। उसके बाद जब वो विरोध किए तो उनके साथ भी मारपीट किया और उनका पीठ में पूरा जख्म है। आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो बना लीजिएगा उनका भी, जो कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। अब बात करते हैं दिल दहला देने वाली ऐसी घटना की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जी हां, राजधानी रांची के रातू में 13 साल की मासूम नंदिनी के साथ ऐसी क्रूरता हुई जिसने रिश्तों पर ही सवाल उठा दिए हैं। 13 मार्च को रहस्यमयी तरीके से लापता हुई मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या का आरोप किसी बाहरी पर नहीं बल्कि उसके अपने ही रिश्तेदारों पर लग रहा है, जिन्होंने पहले हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए दाह संस्कार भी कर दिया। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी में मासूम के साथ इतनी क्रूरता, दिल दहलाने वाली हत्या की कहानी। पहले की हत्या, फिर शव को लगाया ठिकाने। बड़ा सवाल, मासूमों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। 13 मार्च 2026 ये वही तारीख है जिस दिन रांची के रातू थाना क्षेत्र की मासूम नंदिनी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। चंचल स्वभाव की नंदिनी गांव में सभी की चहेती थी। ऐसे में उसका अचानक गायब हो जाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। कई दिनों तक जब बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तो ग्रामीणों का शक उसके ही रिश्तेदारों पर गहराया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उसने सभी को गुमराह करने की कोशिश की। शक गहराने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें ये बात सामने आई कि नंदिनी की हत्या कर दी गई और फिर सबूत मिटाने के लिए उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया। करता और मारपीट तो हम लोग का सामने करता था, समझे ना। हम लोग बोलबो करते थे, कहा ऐसा मारते हैं जी, छोड़ दीजिए ना, बहुत थेथर है, ना सुधरेगी, ऐसे वैसे बोलती थी। लास्ट दिन था, उसको दोपहर में भी बहुत मारा गया था। उसका राहुल वही अक्षय वही बहुत मारता था, इतना गंदी तरह से मारता था ना सर। बैठ के दिन इतना रो रो के बता रही थी ना, हम लोग को बहुत गंदा लग रहा था।
जानकारी के मुताबिक नंदिनी की मां नहीं है और उसका पिता दिव्यांग है जो बिहार के औरंगाबाद में रहते हैं। बच्ची अपने फूफा सुबोध पाठक के साथ रांची में रह रही थी और यहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। ग्रामीणों का आरोप है कि नंदिनी के साथ उसका फुफेरा भाई अक्सर मारपीट करता था, जिस वजह से वह डरी सहमी रहती थी। कई बार ग्रामीणों ने उसे बचाने की भी कोशिश की थी। वही बोल रहे कि उन्हीं का ये एम्बुलेंस आया था। अब ये क्या सच है क्या झूठ है वो तो प्रशासन ही पता करेगा। उसमें ले गया, हाँ उसमें लेके गया है। तो हम लोग को मांग है चाहे जिंदा चाहे मुर्दा जो भी है, बस खाली सच सामने आए। ग्रामीणों के अनुसार 13 मार्च को नंदिनी गायब हुई और उसके बाद 14 और 15 मार्च को घर में ताला लगा रहा। 16 तारीख को सुबोध पाठक के घर का ताला खुला, जिसके बाद घर की साफ सफाई रेजा बुलाकर कराया गया। 2 दिन तक सफाई हुई। दोनों दिन अलग अलग रेजा काम करती नजर आई। फिर घर का शुद्धिकरण पूजा हुआ। बाजार से पुरोहित को बुलाया गया था। गायब हुआ 14-15 बंद था। 16 को खुला घर शाम में। शाम में खुला। उसके बाद सुने कि ये लोग पूजा करवाया। शायद 2 बाबा या 4 बाबा है नहीं जाने। हम 2 बाबा देखे थे। पूजा करवाया, पूरा घर को शुद्धिकरण करवाया, मृत्युंजय जाप करवाया। उसके बाद सुनने में कि रेजा सबको बुला के भी पूरा घर साफ करवाया। फर्स्ट दिन जो रेजा सब आई, दूसरा दिन वो लोग नहीं आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन नंदिनी की हत्या सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। सवाल ये है कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? आखिर एक मासूम के साथ इतनी बेरहमी क्यों? और क्या रिश्तों का भरोसा अब इतना कमजोर हो गया है कि अपने ही खून के लोग जान के दुश्मन बन जाएं? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बिना प्रिकॉशन के ही HIV संक्रमित मरीज का सामान्य ऑपरेशन कर दिया गया। मरीज ने खुद के संक्रमित होने की बात छिपाई थी, लेकिन उससे बड़ी गलती रिम्स प्रबंधन की है, जिसने ऑपरेशन से पहले पूरी जांच नहीं की। अब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सहमे हुए हैं, तो बीजेपी ने स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रांची का रिम्स। यहां बड़ी बीमारियों के सफल इलाज और ऑपरेशन होते हैं, तो बहुत बड़ी गलतियां भी सामने आती हैं। रिम्स की एक बहुत बड़ी चूक सामने आई है, जहां HIV संक्रमित मरीज का ऑपरेशन किया गया। खास बात यह नहीं कि HIV संक्रमित मरीज का ऑपरेशन किया, बल्कि हैरत इस बात की हुई कि ऑपरेशन से पहले ना तो मरीज की जांच की गई और ना ही किसी भी सावधानी का ख्याल रखा गया। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। रिम्स में ऑपरेशन के लिए HIV पॉजिटिव मरीज को लाया गया था, लेकिन उसे HIV नेगेटिव समझकर ऑपरेशन कर दिया गया। मरीज को अपने संक्रमित होने की जानकारी थी। सदर अस्पताल से इसे लेकर रिपोर्ट आई थी, लेकिन मरीज ने इसे छिपा लिया। ऑपरेशन के बाद जब उसके संक्रमित होने का खुलासा हुआ, तो ऑपरेशन करने वाले जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सदमे में। संक्रमण का डर सता रहा है और वे बचने के लिए दवा खाने को मजबूर है। शुक्रवार को इस मामले का शनिवार को खुलासा हुआ, जिसके बाद रिम्स के साथ पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और रिम्स प्रबंधन के साथ स्वास्थ्य विभाग और उसके मुखिया स्वास्थ्य मंत्री पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मरीज ने अपनी पहचान छिपाई, उसने तो गलत किया, बहुत बड़ा गलत किया, लेकिन जो सिस्टम नजरअंदाज करके कई डॉक्टर्स और नर्सेस की जान खतरे में डाल दिया, उसका क्या? इससे पहले आपने देखा चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। तो ये हो क्या रहा है झारखंड में? स्वास्थ्य मंत्री जी पूरे तरीके से फेल है। यहाँ उनका ध्यान हर चीज पे है सिवाय स्वास्थ्य के। रिम्स की ओर से सामने आई घोर लापरवाही पर सत्ता पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। GMM ने मामले को लेकर सरकार को गंभीर बताया और दोषियों को नहीं बख्शे जाने की बात कही, तो कांग्रेस ने मामले पर गंभीरता दिखाई। ये मामला संज्ञान में आया सरकार के, जो भी दोषी होंगे, और मुझे लगता है किसी स्तर पर लापरवाही हुई होगी। निश्चित रूप से इसमें जांच के पश्चात जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। हम नजरअंदाज करने वाले लोग नहीं हैं। लापरवाही करेंगे तो आप नापेंगे।
नहीं, इसके लिए जो दोषीवार हैं उनको गंभीरता दिखानी चाहिए थी। जो गंभीरता नहीं दिखाई गई तो इसको उसकी जांच होनी चाहिए और कौन लोग इसके लिए लापरवाही इसमें किए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।